Hello everyone, I welcome you all on the MCIT digital platform. So previous class में हम facilitated diffusion को discuss कर रहे थे. एक बार देखेंगे facilitated diffusion या फिर किसी कैरियर की सहायता से जो diffusion हो रहा है, right? सिंपल सरल विसरण और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो मीडिएटेड होता है, किसी न किसी के द्वारा मीडिएट हो रहा है, उसके अंदर हमने डिफरेंस देखा था. एक बार हम इसके कैरेक्टर्स को और देख लेते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह से हो रहा है. फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कैरेक्टर्स में आती है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के लिए कि इसमें एक कैरियर का होना बहुत ज़रूरी है. एक हम बोल सकते हैं वाहक का होना बहुत आवश्यक होता है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ एटीपी की इसमें आवश्यकता नहीं है, पर अगर कोई रिप्रेसर है या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो इसको रोक सकता है या इसकी प्रोसेस को रोकने का कार्य कर सकता है. तो कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो, ठीक है, वो इसकी अभिक्रिया को मंद कर सकता है, धीमी कर सकता है. सीधी सी बात है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो कोई भी रिप्रेसर अगर उपस्थित होगा तो रिप्रेसर इससे जुड़ जाएगा और इस प्रक्रिया को नहीं होने देगा. तो रिप्रेसर क्या करता है, प्रक्रिया को होने नहीं देता, अभिगमन को होने नहीं देता, अभिगमन की प्रक्रिया को धीमा करता है. ठीक है, रिप्रेस करता है, रोकता है या धीमा करता है. दूसरी चीज़, जब हम रिप्रेसर की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो गति है वो धीमी हो रही है, तो धीमी गति होने के कारण एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि रिप्रेसर की वजह से इसकी धीमी गति हो रही है, पर सरल विसरण से इसकी गति तीव्र होती है, फास्ट होती है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ये सरल विसरण के कंपैरिजन में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ये अभिगमन करवा सकता है. तो सरल विसरण के कंपैरिजन में ये फास्ट है. रिप्रेसर बाइंड होने पर इसकी गति धीमी हो जाती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं रहती है, कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता रहेगी क्योंकि फैसिलिटेटेड है. दूसरी चीज़, इसकी बाइंडिंग को अगर हम देखते हैं तो बाइंडिंग में 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यही मिलती है कि जो कैरियर है वो किसके साथ मिल जाए, यानी कि जो वाहक है वो सब्सटेंस को हम एस से डिनोट कर सकते हैं. कोई भी सब्सटेंस है उसके साथ ये मिल जाए. जैसे ही मिलेगा तो क्या होगी, इसके अंदर बाइंडिंग होगी. ठीक है, मिलते ही इसके अंदर बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम बोलते हैं वाहक, कैरियर कॉम्प्लेक्स. वाहक सम्मिश्र बोल सकते हो या सब्सटेंस कैरियर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जो सब्सटेंस और कैरियर से मिलकर बन रहा है. तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जिसे हम वाहक सम्मिश्र भी बोल सकते हैं. और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी है उसमें चेंजेस आएंगे और लास्ट स्टेप रिलीजिंग ऑफ सब्सटेंस. दूसरी जगह पे, किसी भी दूसरी जगह पे सब्सटेंस का रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं रिलीजिंग ऑफ सब्सटेंस. यानी कि पहले अटैचमेंट बाइंडिंग, फिर कॉम्प्लेक्स और फिर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उस सब्सटेंस को रिलीज करना है. बट मेनली ये याद रखिएगा कि इसकी जो सांद्रता होती है या इसका जो गमन है वो हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन ही रहेगा. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसका गमन रहता है. तो इस तरह से प्रक्रिया आगे चलती है. अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्टर्स की कि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के हो सकते हैं. ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टर्स मेनली
3 प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांसपोर्टर की। एक ट्रांसपोर्टर हमारा ऐसा होता है जो एक ही सब्सटेंस को लेकर जा रहा है, ठीक है, एक ही पदार्थ को लेकर जा रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं यूनिपोर्ट, एक ही दिशा में एक ही पदार्थ, ठीक है। एक हमारा होता है सिम्पोर्ट, दिशा सेम ही रहेगी, सिम है मीन्स दिशा सेम रहेगी, लेकिन पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं। ये एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस 2 हो सकता है, ठीक है। सेम पदार्थ नहीं है, दूसरे पदार्थ है, डायरेक्शन सेम है। एक हमारा होता है एंटीपोर्टर सिस्टम बोल सकते हैं, सिम्पोर्टर, यूनिपोर्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या यूनिपोर्ट भी बोल सकते हैं, सिम्पोर्ट भी बोल सकते हैं। एंटी का मतलब ही यही होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमारा एक सब्सटेंस तो बाहर से अंदर आ रहा है और एक सब्सटेंस हमारा अंदर से बाहर जा रहा है, तो अपोजिट दिशाओं में अगर होता है तो इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, साफ दिख रहा है। यूनिपोर्ट एक सिंगल डायरेक्शन में रहेगा, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 प्रकार के मॉलिक्यूल है तो अलग अलग कलर से शो किया गया है, और सेम डायरेक्शन में रहेंगे इसलिए सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट अगेन मॉलिक्यूल 2 अलग अलग प्रकार के हैं बट डिफरेंट डायरेक्शन में रहेंगे तो उसे हम बोल देंगे एंटीपोर्ट, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स हमारे कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्टर्स के बाद हमने जो इम्पोर्टेंट चीज देखनी है वो है हमारे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं क्योंकि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, तो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो सॉल्यूशंस अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से जा रहे हैं, तो मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो जब हम मेम्ब्रेन्स को डिफाइन करते हैं तो मेम्ब्रेन एक्चुअल में बनी हुई किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। बनी हुई किसकी होगी? हम बोल सकते हैं बाइलिपिड लेयर है या फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, फॉस्फेट हेड और नीचे लिपिड की टेल्स प्रेजेंट रहती है, तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई रहेगी हमारी मेम्ब्रेन्स। एंड दूसरी मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यही है कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी 4 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? इम्परमिएबल होती हैं। खैर ऐसी कोई मेम्ब्रेन होती नहीं है बट इम्परमिएबल भी एक प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की, दैट मीन्स ये किसी भी पदार्थ को अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। इम्परमिएबल है यानी कि पदार्थों का अभिगमन नहीं होता इसके द्वारा किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रवेश नहीं करता है, तो उसे हम बोल देंगे इम्परमिएबल, अपारगम्य, ठीक है, कुछ भी प्रवेश नहीं कर रहा है। कुछ होती हैं सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है अर्ध पारगम्य, यानी कि कुछ पदार्थों को प्रवेश करने देगी, कुछ पदार्थों को ये प्रवेश नहीं करने देगी, तो सेमी परमिएबल है, यानी कि हाफ प्रॉपर्टी है इसके अंदर परमिट करने की, हाफ प्रॉपर्टी है इसके अंदर परमिट नहीं करने की, ठीक है। ऐसे तीसरी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सीधी सी बात है वर्णात्मक पारगम्य। ये भी क्या करती है? सब्सटेंसेस को पहले देखती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करती है कौन सा सब्सटेंस है, उसका साइज, और फिर उसके अनुसार ज़रूरत है या नहीं है, फिर उसके अनुसार परमिएबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल।
और लास्ट हमारी आती है मेम्ब्रेन, दैट इज परमिएबल या फिर पारगम्य। ये हर प्रकार के पदार्थों को परमिट करती है, हर प्रकार के पदार्थ इससे पारगम्य हो सकते हैं, इससे अभिगमन कर सकते हैं, इसलिए बोल रही हैं हम इसे परमिएबल। तो 4 प्रकार की मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल एंड लास्ट इज परमिएबल। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो देखेंगे आई होप ये वाला डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या समझाना है, एक्चुअल में ऑस्मोसिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड मेथड हमारा सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, हमारा तीसरा मेथड ही हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहला हम देख रहे हैं ये आरबीसी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कितने अच्छे से हमें दिख रहे हैं। और रेड ब्लड सेल्स को हम 3 टाइप के सॉल्यूशन में रख सकते हैं। एक सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक। आपको इस डायग्राम से ही दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम इसे रखते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी जो है वो हमारी फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है, स्वॉलन हो जाती है। ठीक है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम रखते हैं तो वाटर जो है वो बाहर भी जाएगा, अंदर भी आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि आरबीसी जो है जैसी उसकी शेप है नॉर्मल शेप में रहेगी, नियंत्रित रहेगी। वहीं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम देखेंगे बाहर की तरफ मूवमेंट होने लगता है, तो जिससे क्या होती है, सेल जो है वो हमारी श्रिंक हो जाती है। तो इसमें तो क्या हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगी। आरबीसी की बात कर रहे हैं, इसमें इसकी सामान्य शेप रहेगी, नॉर्मल शेप रहेगी, और इसमें इसकी शेप जो है वो सिकुड़ जाएगी, दैट इज श्रिंकेज हो जाएगा। याद रखना हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंकेज होता है रखने से आरबीसी का। सीधी सी बात है, वाटर किसी में से भी, सपोज मैंने बोला ये आरबीसी है, इसमें से वाटर बाहर निकलेगा तो ये ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं बलून में से हम अगर वाटर बाहर निकालें तो एक्चुअल में वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। उसकी जो नॉर्मल साइज मेंटेन हुई थी वो साइज मेंटेन नहीं रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर रिमूव होता है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और इजीली क्लियर हो जाएगा। देखेंगे डिफ्यूजन जो है ऑस्मोसिस के साथ रिलेट किया गया है। ये डिफ्यूजन है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सल्यूट प्रेजेंट है। ऑल राइट, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। फिर वही बात कि सीधी सी बात है, फूल जाएगी तो फूल के क्या होगी, सेल बर्स्ट होगी, फटेगी, और फटने को हम बोल रहे हैं लाइस्ड सेल। ठीक है, फटने को हम क्या बोल रहे हैं, लाइस्ड सेल। वही हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, मूवमेंट अंदर और बाहर दोनों जगह रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट कैसा है, अंदर की तरफ है। देखो मूवमेंट सिर्फ अंदर है, अंदर होने की वजह से फूलेगी, फूलेगी तो लाइसिस करेगी। ऐसे ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट दोनों साइड है, अंदर भी है वाटर का एंड बाहर भी है वाटर का। तो मूवमेंट दोनों साइड होने की वजह से ये कैसी रहेगी, नॉर्मल शेप मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, सेम चीज़ हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। वाटर सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, हमारा बाहर जाएगा, और बाहर वाटर जाने की वजह से हम देखेंगे कि ये जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, एंड श्रिंक होने के बाद इसको हम बोल सकते हैं श्रिवल्ड। ठीक है, श्रिवल्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट सेल्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। प्लांट सेल्स में भी क्या हो रहा है,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर अंदर आ रहा है तो वो टर्जिड हो रही है, ठीक है, फूल रही है। वाटर बाहर दोनों, अंदर बाहर दोनों जगह जा रहा है, फ्लैसिड हो रही है, एंड सिर्फ बाहर जा रहा है तो श्रिवल्ड या प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है। जैसे सब कुछ बाहर चला जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आसपास एक दूसरे के पास आ सकती है, एंड एक दूसरे के पास आने की वजह से प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया वहाँ पर हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रक्रिया दिखेगी। तो प्लांट की बात करें चाहे एनिमल सेल की बात करें, दोनों में से वाटर कंटेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं। अब एक्सो और एंडो ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगी अपन ऑस्मोसिस देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले अपन ऑस्मोसिस को देखेंगे। देखिए ये हमारी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, ठीक बात है। अब ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है उसमें पहले इनिशियल स्टेट देखेंगे, फिर हम इसे देखेंगे फाइनल स्टेट में। इनिशियल स्टेट में हमें क्या दिख रहा है, पहला इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बीच में कैसी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। बीच में सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। ये एक मेजर इसकी प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। अब अर्धपारगम्य झिल्ली से हम यहाँ देख रहे हैं सल्यूट जो है वो ग्रीन कलर के हैं एंड सॉल्वेंट जो है वो रेड कलर से है, ठीक है। सपोज मैं इस सॉल्वेंट को भी ब्लू कलर से कर दूं, ये सॉल्वेंट ही है, ताकि हमें लगे कि वाटर ही है, ये कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे कर दिया इसको, तो हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पहले क्या है, दोनों का अमाउंट इक्वल है, बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगाया, सल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है। देखेंगे ये जो रेड है ये ब्लू ही है, समझ जाइएगा वाटर ही है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वाटर है, यहाँ पे सल्यूट भी है, तो सल्यूट की कंसंट्रेशन हमें कहाँ ज़्यादा मिल रही है, सीधी सी बात है, सल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हमें यहाँ ज़्यादा मिल रही है, सांद्रता। अब क्योंकि सल्यूट की सांद्रता वहाँ ज़्यादा है तो सल्यूट की सांद्रता यहाँ क्या होगी, कम होगी, तो सल्यूट की सांद्रता यहाँ पर कम है। बट वाटर की अगर हम बात करें तो सल्यूट यहाँ कम है या नहीं है तो वाटर यहाँ ज़्यादा होगा। देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि दो चीज़ों से मिलकर हमारा सल्यूशन बनता है, सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सल्यूट अगर नहीं होगा तो खाली सॉल्वेंट रहेगा, तो जितना सॉल्वेंट है उतना का उतना सल्यूशन रहेगा। बट जब मैं बोल रही हूँ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर सल्यूशन बन रहा है तो सल्यूट का भी कुछ पार्ट रहेगा, कुछ पार्ट सॉल्वेंट का भी रहेगा, तभी वो सल्यूशन बनेगा। तो सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों के पार्ट कुछ कुछ हैं। सपोज मैंने बोला 9 तो हमारा सॉल्वेंट है और 2 हमारा सल्यूट है, मिलकर बन रहा है ये सल्यूशन, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जब ये 0 है और ये 9 है तो हमारा सल्यूशन टोटल कितना हो गया, 9 ml हो गया सपोज, ठीक है, बोल सकते हैं ना हम ऐसे। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रही हूँ कि जब सल्यूट है ही नहीं, केवल और केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो इसकी सांद्रता लो है सल्यूट के लिए। तो सीधी सी बात है, वाटर कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर जो है ज़्यादा कहाँ, यहाँ है, तो वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। अब वाटर क्योंकि वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं पार्टली शील्ड कर लेते हैं मेम्ब्रेन पोर्स को फॉर द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट पैसेज हो सकता है। एंड यहाँ पर भी यही दिख रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें ये दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे लेफ्ट टू
राइट, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। साफ दिख रहा है हमें प्रोसेस, राइट। तो ये हमारा ऑस्मोसिस होता है और इसी को हम और अच्छे से देख लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगी चीज़। ये रही नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो सीधी सी बात है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है डाइल्यूट सोल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन किसकी है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, लो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो नेट मूवमेंट देख रहे हैं हम वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ये नेट मूवमेंट देखा जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, यही देख रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं इस डायरेक्शन में भी और यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। सल्यूट ये है सुक्रोज, ये रहे, ये मूव नहीं हो रहे हैं, केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आई होप अब ये बात आपको क्लियर होगी ऑस्मोसिस वाली। अब देखेंगे हम इस प्रोसेस को। ऑस्मोसिस दो प्रकार का हो सकता है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब ही है अंदर आना, एक्सो मतलब है बाहर जाना। ग्रेप्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। रेजन्स को हम वाटर में ओवरनाइट अगर सोक कर दें, वाटर में भिगो दें रेजन्स को, किशमिश को, तो हम क्या देखेंगे, ओवरनाइट ये रेजन्स स्वॉल हो जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे। और स्वॉलन होने के पीछे रीज़न यही है, एंडो ऑस्मोसिस। वाटर की एंट्री रेजन्स के अंदर हो गई, रेजन्स के अंदर होने की वजह से बिल्कुल रेजन्स फूल गए हैं, स्वॉल अप हो गए हैं। तो हम यही बोलते हैं एंडोस्मोसिस, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोल, ठीक है, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का इनफ्लो हो रहा है, वाटर का हो रहा है, सेल में हो रहा है, आउटसाइड से हो रहा है, बाहर से हो रहा है। जब डिस्टिल वाटर में सेल को हम रख रहे हैं तो सेल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा स्वेल हो जाएगा। वहीं जो श्रंकन ग्रेप्स हैं, ठीक है, उन्हें हम अगर सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, यानी कि रेजन्स को या हम बोल सकते हैं ग्रेप्स को हम अगर सॉल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं तो हम क्या देखेंगे, वो श्रंक हो जाएंगे। देखिए श्रंकन ग्रेप्स कहलाएंगे या रेजन्स कहलाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का आउटवर्ड फ्लो, क्योंकि एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या है, वाटर का बाहर जाना। तो वाटर बाहर जाएगा, सेल से बाहर जाएगा जब मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में प्लेस किया गया है, यानी कि शुगर सोल्यूशन में प्लेस किया गया है, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया गया है। तो इस कंडीशन में सेल जो है वो हमारा श्रिंक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन, ये वही कंडीशन है जिसमें प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये एक ग्रेप्स पे एक्सपेरिमेंट है। रेजन्स को वाटर में रखा तो स्वॉल हो गए, ग्रेप्स को सॉल्ट सोल्यूशन में रखा तो वो श्रिंक हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हो गया एंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस कि किस तरह से ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। अब देखेंगे मेन चीज़ हमारी आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो हमारी थी पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात। अब हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में है क्या, ये देख रहे हैं हम। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो मूव करता है Na+ यूजिंग, यानी कि सोडियम को ही मूव करता है। क्या यूज़ करके, ATP का यूज़ करके, ATP को हाइड्रोलाइसिस करवाता है एंड एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है Na+ का। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम Na+ ही मूव कर रहा है, बट सोडियम पोटेशियम पंप
की हेल्प से अगर मूव करता है तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को भी ड्राइव कर रहा है अगेंस्ट इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये चीज़ आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि सपोज मैंने ये बोला यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको मैं बोल रही हूँ प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे कि K+ आयंस, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, K+ आयंस अंदर जा रहे हैं और Na+ आयंस अंदर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो Na+ आयंस की कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, सांद्रता ही नहीं है, यहाँ पर सांद्रता है। तो जब मैं Na+ की बात करूँगी तो Na+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लो है, और यहाँ पे Na+ की कंसंट्रेशन की बात करूँगी तो यहाँ पे क्या है, Na+ की कंसंट्रेशन हाई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को याद करो, क्या बोलता है, लो टू हाई, तो Na+ यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ जाके और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। वहीं K+ की कंसंट्रेशन देखोगे, K+ की यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी है, दूसरे कलर से लिखते हैं, समझ आ जाएगा। देखो K+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है ही नहीं, यानी कि K+ की कंसंट्रेशन यहाँ लो है, यहाँ पे है K+ की कंसंट्रेशन, तो K+ की कंसंट्रेशन यहाँ कैसी है, हाई है। अगेन K+ कहाँ से कहाँ जा रहा है, अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर जा रहा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ K+ हमारा मूव कर रहा है। तो ये Na+ K+ जो पंप है वो मोस्टली हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हम देखेंगे, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ये तो हमें ATP से ही पता चल रहा है। सेकेंडरी में हम क्या देख रहे हैं, Na+ यहाँ पर रिलीज तो हो रहा है, लेकिन Na+ किसके साथ जा रहा है, ग्लूकोज के साथ जा रहा है। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन देखना, ये लो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की कम है, यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और Na+ की कंसंट्रेशन देखोगे, यहाँ पे Na+ की कंसंट्रेशन हाई है, ये देखो Na+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे Na+ की कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। Na+ जा रहा है, Na+ के साथ साथ ग्लूकोज भी जा रहा है, ठीक है। Na+ तो जा रहा है, Na+ के साथ साथ ग्लूकोज भी जा रहा है। Na+ की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नीचे ज़्यादा है। ग्लूकोज जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट ही हुआ, कम से ज़्यादा की तरफ, लेकिन साथ में Na+ भी इसके साथ जा रहा है। तो जब को ट्रांसपोर्ट की तरह चीज़ें चलेंगी तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट की तरह यहाँ चल रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ही Na+ एंड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सेकेंडरी में देखिए एक ना एक चीज़ हमारी ऐसी होगी ही होगी, एक ना एक चीज़ हमारी ऐसी ही होगी जो हाई टू लो जा रही हो, एक लो टू हाई जा रही है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये देखने से पहले अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, लो टू हाई जाता है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी है लो टू हाई जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है ATP की नीड होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कैरियर या पंप्स कुछ ना कुछ ज़रूरी होते हैं। अब कैरियर पंप्स ATP एंड लो टू हाई रहते हैं, लेकिन ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रकार के ये यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिएगा ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आ सकते हैं। एक हम बात करते हैं